हेलो एवरीवन। एपिसोड 302 इंजर्ड अंश। 4 दिन बाद रात 10 बजे। रात के खाने के बाद सम्राट पीहू के साथ गार्डन में बैठा बात कर रहा था। 4 दिन पहले इसी जगह पीहू दीप को मना रही थी। दीप जानता था सम्राट ने जो पास्ट में किया उसके साथ किया था वो सिर्फ एक गलतफहमी के चलते था, पर वह इस बात को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था कि सम्राट ही वो शख्स है जिसकी वजह से बचपन में अंश, शौर्य और उसने कितना सफ़र किया है। दीप का इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सम्राट अब बदल चुका है, बल्कि उसके लिए सम्राट अब भी उसके बचपन का पूरा सपना ही था। पर दीप पीहू के लिए इतना भी कठोर नहीं बन सकता था। वह सम्राट से इतनी नफरत नहीं करता था जितनी कि वो पीहू से प्यार करता था। वह अपनी एक लौती बहन के लिए इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। वह चाहे उसे कितना भी नाराज़ हो, पर वह उसकी खुशियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने देखा था पीहू कितनी खुश रहती थी जब वह उसके साथ होती। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि एक कार तेज स्पीड से हवेली से बाहर आकर रुकी। कार का गेट खुला और उससे अंश बाहर आया। दिखने में वो बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके हाथ से कुछ लाल रंग का लिक्विड टपक रहा था। वो हवेली के अंदर जाने लगा, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया। वो गिरने ही वाला था कि सम्राट ने उसे पकड़ लिया। अंश! उसने अंश के हाथ से बह रहे खून को देखा। खून? तुम्हें चोट लगी है? उसने कहा और अंश के हाथ को अपने कंधे पर डालते हुए उसे हवेली के अंदर ले गया। उसने पीहू को कहा, डॉक्टर को कॉल करो। उसने अंश को सोफे पर बिठा दिया। वह अंश को गाल पर थप्पी मारते हुए बोला, अंश आंखें बंद मत करना, डॉक्टर बस आ रही है। सम्राट की आवाज़ सुनकर नीलिमा और शिव कमरे से बाहर आ गए। सबने जब अंश को इस हालत में देखा तो परेशान हो गए। अंश! शिव ने कहा और उसके पास आकर बैठ गए। वे कुर्सी कैसे हुआ? फ्लैशबैक। रात 8 बजे शौर्य के घर पर शौर्य और नालंदा की शादी की तैयारी। शौर्य के मॉम डैड बातें कर रहे थे। वैसे तो शादी कोर्ट में थी, फिर भी वे लोग शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। शौर्य की मॉम ने तो इतना तक सोच लिया था कि वे लोग कल क्या पहनेंगे। नालंदा के प्रेगनेंसी की वजह से शादी सिंपल तरीके से होने वाली थी। शादी में सिर्फ घर वाले ही होंगे। बेबी होने के बाद वे लोग शादी अच्छे से धूमधाम और पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। कल के दिन को लेकर नालंदा भी बहुत खुश थी। वह इस वक्त मिरर के सामने खड़े होकर कल पहनने के लिए ड्रेस को अपने सामने ऊपर लगा रही थी। शौर्य उसके पास बैठा बस उसे खुश होते हुए देख रहा था। शौर्य, ये कैसा है? क्या इसमें मेरा पेट ज़्यादा दिखेगा? नालंदा ने मिरर में शौर्य को देखते हुए पूछा और क्यूट सा पाउट बना लिया। शौर्य ने कहा, बेबी तुम जो चाहे पहन सकती हो, तुम सब पर तुम पर सब अच्छा लगता है, पर कल हमारी शादी है ना, तो क्या तुम कल कुछ ट्रेडिशनल लाइक साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, उसने कहा और नालंदा के पास आकर उसे पीछे से हक कर लिया। नालंदा उन दोनों की परछाई को मिरर में देखते हुए बोली, लेकिन शौर्य मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, मैं कैसे? शौर्य उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, डोंट वरी, मैं हूँ ना? नालंदा ने पूछा, तुम्हें आता है साड़ी पहनाना? शौर्य ने कहा, हाँ, मेरी कंपनी में बहुत सारी मॉडल्स हैं, मैं उन्हें रोज़ साड़ी पहनाने का ही काम करता हूँ। शौर्य ने कहा तो नालंदा ने अपनी कोहनी से उसे मारा। आउच बेबी, क्या कर रही हो तुम? शौर्य अपना पेट पकड़कर पीछे हट गया। नालंदा बोली, शौर्य लगता है आज तुम्हारा बाहर सोने का मन है। शौर्य हैरानी करते हुए बोला, क्या? नो नो नो, मुझे बाहर नहीं सोना। नालंदा अपना मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। शौर्य उसके पास आया और उसे पीछे से अपनी बाहों पर भरकर उसे बड़े से पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने तुमसे पहले किसी भी लड़की को हाथ लगाना तो दूर उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। सच्ची? नालंदा कुछ कहने को ही थी कि शौर्य का फ़ोन बजने लगा। शौर्य ने जल्दी से उसके गाल पर लगा लिया और अपना फ़ोन पिक करते हुए हेलो। सामने से आवाज़ आई, कहाँ है यार तू?
जल्दी आ, हम तेरा क्लब में वेट कर रहे हैं। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया। मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ, उसने कहा और फ़ोन को रख दिया। वो जल्दी जल्दी अपने शूज़ पहनने लगा। नालंदा बोली, कहाँ जा रहे हो, वो भी इस वक्त, रात के 8 बजे। शौर्य शौर्य उसके पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, दोस्तों ने मेरे लिए पार्टी रखी है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। आई एम सॉरी बेबी, तुम अपना और बेबी का ध्यान रखना, उसने कहा और उसके होठों को हल्का सा चूम कर बाहर चला गया। शौर्य उसके जाने के कुछ वक्त बाद तक नालंदा दरवाजे को देखती रही। रेड मून नाइट ओपन क्लब में अंशदीप रिहान बैठे थे। वे लोग शौर्य के आने का इंतजार कर रहे थे। रिहान क्लब में डांस कर रहा था, लड़कियों और ड्रिंक करते हुए देख रहा था। उसके इशारों में फ्लर्ट किए जा रहा था और लड़कियां तो अपने सामने 3 इतने हैंडसम लड़कों को देखकर पागल हो रही थीं। वे उनके पास आना चाहती थीं, पर किसी की भी हिम्मत उनके पास आने की नहीं हो रही थी, क्योंकि एक इंसान का डार्क ऑरा उन्हें उनके पास आने से रोक रहा था। अंश अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था और उसके शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे और वो किसी राजा की तरह से सोफे पर बैठा था। वह क्लब भी अंश के अंडर आता था। एयर एम्पायर में अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें थी जो अंश कंट्रोल करता था। रियान अपना मुंह बनाते हुए बोला, भाई अगर मैं अब आप लोगों के साथ 1 मिनट और रहा तो बोरियत के मारे ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं इन खूबसूरत तितलियों के साथ डांस एंजॉय करने जा रहा हूँ, उसने कहा और अपने हाथ में पकड़े गिलास को ड्रिंक को पूरा गले के नीचे उतार दिया। आप दोनों शौर्य भाई का इंतज़ार करो, मैं तो चला, बाय, उसने कहा और म्यूज़िक की रिदम में मटकते लड़कियों के हाथ हिलाते हुए उसके पास आकर डांस करने लगा। दीप ने अपना सर हिलाया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर फ़ोन को देखते हुए ही अंश ने होठ हल्के से ऊपर किए। दीप ने यह देखा और कहा, अंश तू क्या कर रहा है यार, कब से देख रहा हूँ फ़ोन पर लगा हुआ है, ऐसा क्या देख रहा है। दीप ने कहा और अंश के फ़ोन में झांकने वाला था कि अंश ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे शौर्य कब तक पहुंच रहा है, अंश ने कहा और ड्रिंक का ग्लास लेकर शिप करने लगा। बस 10 मिनट में, दीप ने कहा। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, वेल दीप, वो वही है ना, आई मीन शौर्य की गर्लफ्रेंड। नालंदा, तुम नालंदा की बात कर रहे हो, दीप ने कहा। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। शौर्य उसके कैसे मिला, वो रघुवीर सिंह ठाकुर की बेटी है ना, राइट। दीप सीरियस होते हुए बोला, हाँ नालंदा उस ठाकुर की बेटी है, पर तुम क्या सोच रहे हो। अंश ने अपना सर नई में हिलाया। दीप बोला, अंश तुझे नालंदा के बारे में कुछ भी गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो अपने पापा और बहन की तरह नहीं है, तभी तो शौर्य भी उससे बहुत प्यार करता है। अंश ठीक से बैठते हुए बोला, रिलैक्स दीप, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, आई नो शौर्य वेरी वेल। दीप ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसके कुछ लोगों पर पड़ी और उसने होठ पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उस तरफ इशारा करते हुए बोला, वो अरुण खुराना है ना, खुराना एंटरप्राइज का इकलौता वारिस। दीप ने उस तरफ देखा और अरुण अपने कुछ दोस्तों के साथ बारटेंडर से किसी बात को लेकर बहस कर रहा था। दीप ने हाँ में सिर हिलाया। पर तुझे उससे क्या। तभी दीप को अचानक से कुछ याद आया। उसने कहा, अंश डोंट टेल मी, तुझे सब पता है। अंश शातिर तरीके से मुस्कुराया। वो उसने हाथों को उंगलियों को चटकाते हुए बोला, हाँ रिहान ने सच ही कहा, यहाँ बैठे बैठे बोर होने से अच्छा शौर्य के आने तक एंटरटेन करें, अंश ने कहा और अपने स्लीव को रोल करते हुए बार में तरफ चला गया। वो अरुण से कुछ दूरी पर बैठ गया। उसने बारटेंडर से एक ड्रिंक लाने को इशारा किया। बारटेंडर ने उसे एक ड्रिंक लाकर दिया। अंश ड्रिंक करते हुए अरुण की बातें सुनने लगा।
वो एक बारटेंडर से कह रहा था, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस क्लब को चुटकी बजाकर रातों रात गायब करवा सकता हूँ। इसलिए चुपचाप मेरी बात मान और इस माल को इस रईसजादों में बांट दे। मैं तुझे इसका अच्छा खासा रकम दूंगा। बारटेंडर उसे मना करते हुए बोला, मैं आपसे फिर से बात कर रहा हूँ मिस्टर खुराना, हमारे क्लब में ये अलाउड नहीं है, ये इलीगल है, हम आपका काम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, उसने कहा और टेबल पर रखे एक बड़े से पैकेट को अरुण की तरफ वापस खिसका दिया। अरुण उसके हरकत पर गुस्सा हो गया। उसने बारटेंडर को कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से कहा, साले तू मुझे बताएगा क्या लीगल है और क्या इलीगल? मैं तेरे बॉस को अच्छे से जानता हूँ। अगर ये इलीगल है तो तेरा बॉस जो करता है वो क्या है? तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, वेल इसका जवाब तो तू मुझसे ही नहीं पता तो मैं जो करता हूँ वो लीगल है या इलीगल क्या करूँ? आज तक कोई बताने वाला ही नहीं मिला। अरुण इस आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़ गया। अंश ने अपने सामने देखकर उसका गुस्सा पल भर में ही डर में बदल गया। रायज़ादा सर। अंश अपने ड्रिंक को ग्लास के टेबल पर टैप कर रखा जिसे टक टक की आवाज़ आ रही थी। उसकी नज़र ग्लास पर ही थी, पर अंश का उसके सामने होना ही अरुण को पसीना छोड़ने के लिए काफ़ी था। अंश ने ग्लास साइड पर रखा और कुर्सी से खड़ा होकर उसके पास आने लगा। तो तुम क्या कह रहे थे? अरुण उसे अपने पास आते देखकर पीछे हटने लगा। ये यहाँ वापस कब आया उसने सोचा। अंश अरुण की तरफ बढ़ ही रहा था कि अरुण के लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। अरुण को मौका मिला, वो उल्टे पैर वहाँ से भाग गया। अंश ने गुस्से से उन सबको घूरा और उनसे फाइट करने लगा। कुछ ही सेकंड में वे सब ढेर हो गए। उन्होंने लड़ते देखा। क्लब में लोग शांत कर उन्हें देख रहे थे। अंश ने उन्हें मार गिराने के बाद कुछ लड़के उनके लिए सीटी बजाने लगे। अंश ने अपने गले को चटकाया और उन्हें छोड़कर अरुण के पीछे भागा। अरुण क्लब के बाहर की तरफ भाग रहा था। वहाँ के दो गार्ड्स ने उसे रोकना चाहा था तो वह उनसे दोनों को धक्का दिया और आगे भाग गया। वह रोड पर भागने लगा, तभी वह सामने से आ रही एक कार से टकराया। कार झटके से रुकी। उसमें से शौर्य बाहर निकला। वो अरुण के पास आते हुए बोला, तुम ठीक हो? अरुण ने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कई खरोच थे जिससे खून आ रहा था। हाथ और पैर बुरी तरह से छिल गए थे। शौर्य ने उसे खड़ा किया और कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल। वो वे कह ही रहा था कि उसने देखा अंश सामने से भागता हुआ आ रहा था और उसके पास आकर रुक गया। अब जाएगा कहाँ साले? शौर्य ने कहा। अंश ने क्या हो गया हो रहा है यहाँ? ये कौन है? तभी अरुण ने शौर्य को धक्का दिया और अपने कमर से गन निकालकर शौर्य के ऊपर 3 गोली चला दी। शौर्य के ऊपर गोली चलते ही शौर्य ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और उसके कदम लड़खड़ा गए। शौर्य! अंश जोर से चिल्लाया। अरुण ने गन अंश की तरफ तान दी और उस पर फायर करने वाला था कि अंश ने उसके हाथ को पकड़कर ऊपर कर दिया और दूसरे हाथ से उसका गला पकड़कर कार के बोनट पर दबाने लगा। साले अब तू नहीं बचेगा, उसने कहा और अरुण के चेहरे पर मुक्का मारने लगा। अरुण लगभग बेसोच सो रहा सा हो गया। उसका हाथ से गन छूट गई और नीचे गिर गई। अंश ने उसे छोड़ा और शौर्य के पास आया। अरुण गाड़ी से सड़कते हुए बेसुध हालत में बैठ गया। गोली शौर्य के दिल को चीरते हुए उसके अंदर घुस गई थी। काफ़ी खून बह रहा था और शौर्य बेसुध सी हालत में पहुंच रहा था। शौर्य आंखें खुली रखो, अंश उसके गाल को थपथपाते हुए बोला। शौर्य तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खुली रखो। तब तक दीप और रिहान भी उसके पास आ गए थे। अंश शौर्य को क्या हुआ? अंश ने कहा, इस कमीने ने इसे गोली मारी है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। रिहान और दीप शौर्य को जैसे तैसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। अंश अरुण के पास जाने लगा। अरुण उसे अपने पास आते देख रहा था। तभी उसके हाथ में उसकी गन आ गई और उसने बिना सोचे अंश के ऊपर 2 बार फायर किया।
पहली गोली अंश के बाजू को चीरते हुए उसके ऊपर पार हो गई और दूसरी अंश के कमर को छूते हुए निकल गई। अंश गुस्से में उसे घूरते हुए उसके पास आया और उसका सर पर एक लात मारी, जिससे उसका सर दूसरी तरफ घूम गया और अरुण की सांसें रुक गई। अंश शौर्य के कार में आकर बैठ गया। उसने कार रिवर्स की और फिर एक्सीलेटर बढ़ाते हुए अरुण के ऊपर से कार निकाल ली। गोली उसके बाजू के ऊपर पार हो गई थी, इसलिए उसका हाथ लगभग पैरालाइज हो गया था। उसकी चोट के दर्द से ज़्यादा उसके चेहरे पर कठोरता थी। खून काफ़ी मात्रा में बहने की वजह से अंश पर सर घूमने लगा। वह अभी जिस जगह पर था उस जगह से हवेली पास में ही थी, इसलिए उसने कार हवेली की तरफ मोड़ दी। फ्लैशबैक एंड्स। सम्राट ने अंश की शर्ट को निकाल दिया था। शिवा उसकी चोट को देख रहा था। उसने अंश के बाजू पकड़ रख। गोली इसके अंदर नहीं है। सम्राट, डॉक्टर आ रहा है। हाँ डैड, डॉक्टर बस आ रहा है, सम्राट ने कहा। शिवा ने कहा, इसे कमरे में ले जाओ। सोना, जो आयांश को सुला रही थी, वह भी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ गई। उसने जब अंश को इस हालत में देखा तो उसका दिल धक सा हो गया। वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी जगह पर जम गई। इतने लोगों की आवाज़ सुनकर वो आयांश जो सो रहा था वो भी बाहर आ गया। उसने जब अंश को इंजर्ड देखा तो घबरा गया। वह सोना के पीछे छुप गया। उसने जब सोना के कपड़े को खींचा तब सोना को होश आया। उसने आयांश को देखा तो अंश को देखकर डरते हुए रो रहा था। वो उसके पास बैठ गई और उसे अपने सीने में छुपाते हुए बोली, बेबी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आयांश ने रोते हुए सोना को कस के पकड़ लिया। मम्मा, डैडी। सोना उसके सर पर को सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बच्चा, सब ठीक है, उसने कहा और आयांश को जैसे तैसे उठाकर कमरे में ले आई और उसे शांत करवाते हुए बोली, बेबी डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे डैड को देख कर आ रहे हैं। तुम सारांश का ध्यान रखना। सोना उसे समझाकर कमरे के बाहर चली गई और अंश के पास आ गई। शिवा और सम्राट अंश को एक कमरे में ले गए थे। सम्राट कॉटन से अंश की चोट को साफ कर रहा था और अंश अपनी आधी खुली आंखों में सम्राट को देख रहा था। तो थैंक यू। अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये शौर्य बचेगा और इनकी कल क्या शादी हो पाएगी? सो थैंक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।